मैं विनय कुमार, राम भजन डिग्री कॉलेज चकुसन थलईपुर मऊ, बीटीसी थर्ड सेमेस्टर। कोरोना के चलते पठन पाठन में बाधित है, इसलिए हमारी संस्था ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, जिसमें मैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में वृत्त और उसके कुछ कंसेप्ट हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यह बीटीसी एवं कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। तो पहले हम वृत्त के बारे में समझते हैं कि बेटा वृत्त क्या होता है। तो हम समझते हैं, आप लोग वृत्त को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको देखिए। मान लेते हैं कि कोई बिंदु है और कोई निश्चित दूरी लेकर के इस बिंदु के चारों तरफ समान दूरी से अगर हम चक्कर लगाएं तो जो आकृति बनती है, इसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ये जो बिंदु लिए थे, इसी बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। ये वृत्त का केंद्र होता है। जो हम दूरी लेते हैं वो दूरी कहाँ तक होती है? जिस बिंदु से हम चारों तरफ चक्कर लगाए थे, तो उस बिंदु से और एक स्थिर बिंदु से जो दूरी रेखा बनती है, यानी दूरी होती है, वह दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। और ये जो चारों तरफ जो चक्कर हम लगाए थे, यही जो चक्कर लगा था चारों तरफ, इस चारों तरफ के चक्कर को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम बताए कि ये जो चक्कर लगाए, चूँकि ये बिंदुओं का समूह होता है, यानी बिंदुओं का समुच्चय होता है। एक कई असंख्य बिंदु मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। इसमें किसी एक बिंदु से हो करके कोई रेखा निकले, किसी एक बिंदु से हो करके कोई एक रेखा निकले, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी एक बिंदु से अगर दो बिंदु से होकर के रेखा निकल जाए तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। स्पर्श रेखा को टेंजेंट लाइन। क्लियर हो गया? एक बिंदु से होकर के स्पर्श करे तो एक बिंदु से होकर के जाए तो स्पर्श रेखा। अगर रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाए तो वह छेदक रेखा कहलाती है। प्रश्न ये उठता है कि किसी वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? तो बेटा इसमें असंख्य बिंदु होते हैं, और असंख्य बिंदुओं से असंख्य जो होते हैं, अनंत जो होते हैं, वह स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बात करेंगे कि अगर कोई वृत्त है और किसी दो बिंदुओं को हम मिला दें
तो इस रेखा, ये जो रेखा होती है, रेखाखंड होती है, वह वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। ये वाला जो होता है, ये जो छोटा भाग है, इसे लघु वृत्तखंड के नाम से जानते हैं, लघु वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। जो बड़ी वाली भाग होती है, इसे हम दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं, वृत्तखंड के नाम से। जो रेखा इस वृत्त को विभाजित करती है, इस रेखा को, ए और बी जो रेखा है, इस रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं, वृत्त की जीवा। और जिस लाइन पे हम चल करके एक वृत्त का निर्माण किए थे, उसी वाले भाग को हम वृत्त की चाप कहते हैं। वृत्त में बहुत सारे चाप हो जाएंगे, वृत्त की बहुत सी जीवाएं हो जाएंगी, वृत्त की बहुत सारी जीवाएं होती हैं, असंख्य जीवाएं हो जाएंगी। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, उसे हम सबसे बड़ी जीवा के नाम से जानते हैं। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वह वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, और इसी वाली जीवा को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। इसी वाले जीवा को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि ये जो वृत्त का जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, तो एक लघु खंड बनता है, लघु वृत्तखंड बनता है, एक दीर्घ वृत्तखंड बनता है। तो हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो एक वृत्त ये हमारा है और ये जीवा है, ये इस वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि पे मिलने वाली जो रेखा होती है, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये त्रिज्या r है, तो ये भी त्रिज्या हमारी r हो जाएगी। ये त्रिज्या r है तो ये भी त्रिज्या r हुई, क्योंकि ये जो दूरी होती है वो सब समान होती है। ये वृत्त का केंद्र O है, ये A ये B लेते हैं, ये हम X लेते हैं। अब ये जो भाग होता है, ये वाले भाग, यही जो भाग कहलाएगा छायांकित भाग, जो साइड फॉर्म होता है, ये छायांकित भाग लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ये छायांकित भाग लघु वृत्तखंड AXB। लघु वृत्तखंड कौन सा है? AXB ये लघु वृत्तखंड है। अब इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड यानी AXB का क्षेत्रफल बराबर ये जो OAXBO जो आकृति बनी, उस आकृति को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या जो है वृत्त को विभाजित करती है। त्रिज्या के द्वारा इस वृत्त को विभाजित किया गया है, इसलिए इसको हम त्रिज्या खंड कहेंगे। यहाँ से लेकर के यानी त्रिज्या खंड
OAXBO OAXBO का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी पूरे में से पूरे वाले भाग जो है त्रिज्याखंड है उसमें ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, अगर इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगर त्रिभुज समकोण हो तो ये लगेगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हो तो जो दोनों भुजाएं समांतर, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो तो OAB समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है 1/2 OA OB और इनटू साइन एंगल AOB। इस तरह से ये जो बना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो त्रिज्याएं होती हैं वह बराबर होती हैं, तो ये यहाँ से दूरी और ये यहाँ से दूरी आपस में बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 और ये हमारा मिलेगा OA OB और इनटू साइन एंगल AOB। अगर ये एंगल थीटा है, सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो हमको मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 OA और इंटू आर इंटू साइन एंगल AOB थीटा हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल देंगे, 1/2 आर स्क्वायर, तो यह बचेगा पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। तो ये जो निकलता है वह लघु त्रिज्याखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। ये शैडो फॉर्म का है, यानी ये जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकलता है। यहाँ से यहाँ तक 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 180 माइनस साइन थीटा। अगर यही बात करें कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना होता है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये जो छोटा वाले भाग है, ये जो भाग है हम जो क्षेत्रफल निकाले हैं वह क्षेत्रफल मात्र इतनी का निकला है, ये वाले भाग का। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, उसमें से ये भाग को हटा देंगे
तो हमको ये वाला पता चल जाएगा। तो दीर्घ 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या? पाई माइनस 1/2 पाई अप थीटा 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। तो ये जो निकलता है वह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है और ये जो होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। इसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कुछ थ्योरम होते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं। थ्योरम क्या है? यदि कोई वृत्त है, पहला कंडीशन कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त से अगर कोई व्यास खींची गई हो और ये वृत्त का केंद्र है, तो ये आधे आधे भाग को डिवाइड करती है, वृत्त को आधे आधे भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। तो ये वाले को बोलेंगे अर्धवृत्त या ये वाले को बोलेंगे अर्धवृत्त। अर्ध मतलब आधा वृत्त। तो अगर इस वृत्त के परिधि पर अर्धवृत्त पे बात करते हैं, अगर इस पे कोई बिंदु हो, चाहे जहाँ भी बिंदु हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पे अगर आप एक बिंदु लेते हैं और ए और बी एक रेखाखंड यानी एक जीवा खींचते हैं और इस बिंदु पर अगर मिला दें, इस बिंदु से मिला दें, तो इस पे जो त्रिभुज बनता है यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। तो प्रमेय क्या होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। याद रखिएगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगला कंडीशन क्या है कि ये जो कोण बनता है यहां से ये 90 डिग्री कोण बनाता है। अगर ये यहां कोण थीटा डाल दे, एंगल थीटा डाल दे, यानी कोण अगर थीटा है तो ये सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, ये यहीं से ये लंब डाला गया है। अगर ये कोण थीटा डाल दें तो ये भुजा जो होगी वो लंब का काम करेगी। तो एक समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। इस पे ये जो दोनों भुजाएं होती हैं ए बी सी, तो ए बी और बी सी जो भुजा होती है वह एक दूसरे के लंबवत होती है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो उसमें ये जो भुजा होगी, अगर मान लेते हैं कि कोण यहाँ थीटा बना रहा है तो थीटा की जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब का काम करेगी। जो 90 डिग्री होती है उसके सामने वाली भुजा कर्ण का काम करती है। जो बच गया
वो आधार बनाती है। प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अर्थात AC का जो स्क्वायर होता है वह AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण और लंब जोड़ आधार और लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाता है। इस पर ये क्या बनता है कि अगर ये भुजा पूछ दे कि ये भुजा कितनी बड़ी है, यदि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई वो दे दे, क्लियर हो गया। अगर ये कोण देता है, ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का है और इसकी त्रिज्या दे दे 5 सेंटीमीटर, अगर ये कोण पी लेते हैं, अगर पूछ दे कि कोण ABP 45 डिग्री का है और इसके सामने वाली भुजा की माप ज्ञात कीजिए, इस कोण के सामने वाली भुजा की माप ज्ञात कीजिए यदि उस त्रिभुज की उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि यदि एंगल ABOP है, सॉरी एंगल ABP 45 डिग्री और भुजा और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो AP की लंबाई क्या होगी, AP की लंबाई क्या होगी। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो बेटा वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 5 सेंटीमीटर का दे रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है, तो वृत्त का व्यास क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2r और r का मान दे रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 r = 10। तो ये आ गया वृत्त का व्यास, यानी जो भुजा है, भुजा AB बराबर दे रहा है 10। निकालना किसका है, AP का निकालना है। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो दे रहा है जिसका निकालना है उसके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, क्या संबंध है। तो अब देखिए AP अपॉन AB आर इक्वल टू AP अपॉन AB, AP अपॉन AB। एंगल यहाँ है तो बताए कि अगर कोण यहाँ बनता है तो इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, तो आधार अपान लंब हो जाएगा, आधार अपान लंब। तो आधार अपान लंब देखिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, फिर कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण। तो इसको हम लिखते हैं बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाता है टेन थीटा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लंब अपान आधार है, तो ये लंब है ये आधार है, ये लंब है ये आधार है, तो लंब अपान आधार इक्वल टू 10 और थीटा की जगह पर है 45 डिग्री,
तो ए पी अपॉन ए बी आर इक्वल टू, तो ए बी की जो वैल्यू निकली है वो 10 और tan थीटा tan 45 का डिग्री मान होता है 1, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ए पी इक्वल टू 10 इंटू 1 आर इक्वल टू 10। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो जो भुजा होगी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम चाहें तो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आगे इसमें और कुछ प्रश्न बनेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।